हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लास। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में हम जो है एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं, जिसका सिलेबस जो है हम नीट और एम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं। तो जो टॉपिक सिलेक्शन है वो मैं नीट और एम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रख रहा हूँ। इस सीक्वेंस में, इस लेक्चर सीरीज में अभी हमने एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जो 12th क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये जेनेटिक्स का एक चैप्टर है। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस था जिस पे मैंने कुछ लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, थोड़े बहुत बाकी हैं, और अब जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर दिया था और दूसरे लेक्चर में जो सबसे मेन बात थी, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप कोई भी मेरा लेक्चर देखते हैं तो जिस सीक्वेंस में मैंने लेक्चर को प्रोवाइड किया है, जिस सीक्वेंस में वीडियो को अपलोड किया है, तो प्लीज़ उस सीक्वेंस को आप फॉलो करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच में जाएं। ये जो चैप्टर हैं, इन चैप्टर में अगर आपकी थिंकिंग ऐसी डेवलप नहीं हुई तो फिर आप उतना बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे जितना आप वीडियो से उठा सकते थे। जितना इस लेक्चर से आपको बेनिफिट मिल सकता था वो नहीं मिलेगा अगर आप सीक्वेंस में इसे फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए मैं हर एक लेक्चर को प्लेलिस्ट में एडजस्ट कर देता हूँ, उन्हें प्लेलिस्ट में सेव करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जिस सीक्वेंस में उन्हें अपलोड किया गया वैसे आप देखते हुए चले जाएं। आपको बुक के पेज की तरह उन लेक्चर को मैं अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उन लेक्चर को ढूंढने में और उनके सीक्वेंस को मेंटेन करने में। जैसा सीक्वेंस मैंने प्रोवाइड किया, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उसे फॉलो करिए। एक और बात फ्रेंड, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आपको इसके कंटेंट पसंद आते हैं, अगर आप ये बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए और अपने स्टडी ग्रुप में और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे इस चैनल को अपने स्टडी ग्रुप में डिफरेंट फ्रेंड के बीच इसे सर्कुलेट करिए, इसे शेयर करिए। तो फ्रेंड, देर न करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं, जो आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा मैंने आपको सिलेबस पिछले टॉपिक में बता दिया था कि इसके सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो है डीएनए, और बात बार बार ये आती कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो मैंने सबसे पहले आपको जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये बात समझा दी। फ्रेंड, ये जो मेरा लेक्चर था जेनेटिक मटेरियल पे, ये उसकी कोटेशन मैंने आपके बुक से ली थी, टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी से। अभी वो पड़ा हुआ है बोर्ड पे, अभी रब नहीं किया मैंने, जानबूझ के नहीं किया। थोड़ा सा इसका रिकैप करवा लूँ तब मैं चलता हूँ। जैसे आप देखिए, आपको पुरानी वीडियो में होगा भी, सबसे पहली चीज़ है कि उसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वजह मैंने बताया था, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अदरवाइज कोई भी स्पीसीज कंटिन्यू नहीं करेगी। ये बहुत ज़रूरी फीचर है कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। सेकेंड वन है केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना। ये स्टेबिलिटी इसलिए ज़रूरी है कि ये जीन को कैरी करती है। अगर ये स्टेबल नहीं रहा, आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना। जैसे मैंने बताया था, जीन एक प्रोग्राम है, जैसे आपको बताया था बुक में लिखी हुई इंफॉर्मेशन की तरह है। बुक एक फिजिकल चीज़ है और बुक में जो लिखा गया है इंफॉर्मेशन, जो एक लैंग्वेज में लिखा गया है, वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी क्या है, कुछ आइडिया है। वो नॉन फिजिकल चीज़ है, वो आइडियल चीज़ है। तो वो जो चीज़ आपको मेंशन की गई है, वो जो आइडिया का वर्ड यानी कि जो जीन है, वो जो मेंशन किया गया उस बुक में, तो आप नहीं चाहेंगे कि उसकी प्रिंटिंग एक ऐसे इंक से की जाए जो कुछ दिनों बाद फेड हो जाए। जैसे आप देखते हैं ना कि अगर आप पेंसिल से लिख देते हैं किसी चीज़ को, और अगर अच्छे क्वालिटी की पेंसिल नहीं है तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, फेडेड हो जाता है, आप पढ़ नहीं सकते। या इंक को अच्छा नहीं यूज किया गया तो आप पढ़ नहीं सकते अगर प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इंटैक्ट की जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल नेचर का होना चाहिए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन बनी रहे।
इंफॉर्मेशन में हम चेंज भी चाहते हैं। यहाँ दो बातें हैं, स्टेबिलिटी और चेंज, दोनों हम साथ में चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी भी बनी रहे और हम चाह रहे हैं कि चेंज भी बना रहे। लेकिन कब हम स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, कब हम चेंज चाह रहे हैं, इसमें एक डिफरेंस है। जैसे हम ये चाह रहे हैं कि वो स्टेबल रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा पेरेंट से डॉटर तक, लेकिन उसमें बहुत माइन्यूट सा चेंज हो। ये चेंज कैसा होना चाहिए, मिलियंस के ग्रेड में। जैसे 1 मिलियन बार अगर इस जेनेटिक मटेरियल को कॉपी किया जाए तो उसमें एरर होने की चांस 1 हो, ठीक है, 1 मिलियंस में 1 एरर। और ऐसी एरर जो है रॉ मटेरियल होती हैं एवोल्यूशन के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि यही ब्रांचिंग डिसेंट बनाते हैं और इनका ही नेचुरल सिलेक्शन होता है, जिसे हम मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं। और लास्ट वन है कि जो कोडेड इन्फॉर्मेशन है उसका डिकोड भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो डिकोड नहीं होगा तब तक वो रियल वर्ल्ड में नहीं आएगा। ये जो हमारा रियल वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड का मतलब जो सारे लिविंग हैं वो सेल के बने हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर फॉर्म। तो जीन में जो इन्फॉर्मेशन है वो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर फॉर्म में वो एक्सप्रेस होना चाहिए। और उन्हीं एक्सप्रेशन को मेंडेलियन हम कैरेक्टर बोलते हैं। मेंडल ने उन्हीं कैरेक्टर को बेस बना के अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इस बात को थोड़ा मैं एक एनालॉजी से समझाऊंगा और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसको आप समझिए। फ्रेंड्स, ये जो मेरे लेक्चर हैं इनको आप 1 बार 2 बार सुनिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो 1 बार इन्हें वापस रिपीट करके सुनिए। ये बहुत ध्यान से सुनिए और एक एक बात को आप बैठाइए। बेटर होगा कि जब आप लेक्चर को सुनते हैं तो ईयरफोन लगा के सुनिए, ताकि आपका कंसंट्रेशन लेक्चर पर मैक्सिमम हो, तभी आप इन बातों को समझ पाएंगे। ये बायोलॉजी की सबसे टफ चीज़ें हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो जेनेटिक्स और जीन का जो कॉन्सेप्ट है, जो आज हमारे पास जीन और जेनेटिक्स की जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट आज के पूरे बायोलॉजी में सबसे चैलेंजिंग है। एक्चुअल में 2 चैलेंज है आज हमारे पास नॉलेज में, सिर्फ 2 ही चैलेंज है, ठीक है। साइंस के फील्ड में 2 चैलेंज है। एक चैलेंज तो फिजिक्स के फील्ड में है, जो आइंस्टाइन ने शुरू किया था, ठीक है। और वो चैलेंज क्या था, वो चैलेंज था क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, जिसे आप डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब जो पढ़ते हैं कि कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन किया जाए, वहाँ मैटर और रियलिटी का क्या नेचर होगा, ठीक है, वो जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझना, ठीक है, यानी थ्योरेटिकल फिजिक्स में। जो मैंने आपको एवोल्यूशन में ब्लैक होल वगैरह बताया था वो भी उसी में आता है सारी बातें। और दूसरा, हमारी जो साइंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट साइंस है वो बायोलॉजी है। आपको ये जान के हैरानी होगी ना, बायोलॉजी क्या है ना कि नेचुरल साइंसेज में सबसे इम्पोर्टेंट साइंस है, ठीक है। इस सेंस में इम्पोर्टेंट है कि बायोलॉजी में नेचर ने वो सारे एक्सपेरिमेंट पहले कर दिए हैं जो टेक्नोलॉजी के फॉर्म में अभी आप सीख रहे हैं। जैसे आप नाइट विजन कैमरे बना रहे हैं और नेचर के पास नाइट विजन तो बहुत पहले से है, समझे इस बात को। आप आज जो है सोनार वेव इको लोकेशन बना रहे हैं और नेचर में वो सब पहले से है। आपको सिर्फ लिविंग वर्ल्ड में देखना है, सारी पॉसिबिलिटीज है। जो मोबाइल में कैमरे में आज आप पिक्सल वगैरह जैसा इस मोबाइल के कैमरे को बनाना चाहते हैं कि वो 3D में विजन को प्रॉपर करे, वैसी आपकी आंखें बहुत पहले से हैं, समझे। इसके करीब अभी टेक्नोलॉजी नहीं है और ह्यूमन बॉडी की तरह तो कोई रोबोट भी नहीं बना है। तो जो बायोलॉजी की टेक्नोलॉजी है, जो नेचर ने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर में एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, जिसे आप एवोल्यूशन बोलते हैं, वही मैं एवोल्यूशन में आपको पढ़ा रहा था, जो क्रिएट किया है, वो अभी हमारी 200-300-400 साल का साइंस जो है नहीं कर पाया है। क्योंकि अभी जो आपके साइंस में नए नए डिस्कवरी टेक्नोलॉजी आने शुरू हुए हैं, ये 300-400 साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। इस वजह से बड़ा इम्पोर्टेंट। और उस फील्ड में भी
जो जीन का कॉन्सेप्ट है ना, जेनेटिक्स और जीन का कॉन्सेप्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जीन की जो डेफिनीशन है ना, वो बार बार चेंज होती रही है, क्योंकि जीन को कभी भी ऐसा नहीं है कि जीन की कोई फाइनल डेफिनीशन आ गई है। एक्चुअल में जीन की बहुत सारी डेफिनीशन आई है। मेंडल ने भी जीन को डिफाइन करने की कोशिश की, मेंडेलियन फैक्टर, मॉर्गन ने भी डिफाइन करने की कोशिश की, उसके बाद के लोगों ने भी किया। और इस चैप्टर में भी आप जीन का एक डेफिनीशन देखेंगे, और ये एक कॉन्टिन्यूटी में है। जब आप हायर क्लासेज में अगर इसे पढ़ेंगे, फिर से साइटोजेनेटिक्स को पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि इसमें कितनी नए नए चीज़ें जुड़ रहे हैं। हर 10 साल में हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ हम ज़्यादा चीज़ों को जान पा रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए और उसको सोचने की कोशिश करिए। साइंस को समझने का मतलब होता है कि आप कुछ तो पढ़ेंगे और फिर दिमाग में उसे प्रोसेस करेंगे, सोचेंगे। ये नहीं कि जस्ट बस उससे पढ़ते चले जा रहे हैं, फैक्ट को इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, उससे आप प्रॉपर वे में नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी चलिए, ये तो मैंने जस्ट इसलिए बताया कि आपको अगर सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो एक्चुअल में ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये सबसे नई फील्ड है, सबसे लेटेस्ट फील्ड है और सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च वाला फील्ड है। आपको नहीं, पूरे साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी के लिए ये डिफ़िकल्ट है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, मेरा काम ही यही है कि जो डिफ़िकल्ट है उसे ईजी तरीके से आपके सामने पेश करना, ताकि आप समझ पाएँ। तो जहाँ मैंने डिस्कशन को लिया था कि एक्चुअल में मेंडेलियन फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस होना, उसको एक एनालॉजी के फॉर्म में समझाना था। ठीक है, यही बात थी ना। तो जैसा मैंने कहा, देखो इस बात को थोड़ा आप समझो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप ये जानो कि मैंने बोला कि जीन जो जीन है वो क्या है, वो एक प्रोग्राम है। ठीक है, जीन एक प्रोग्राम है। जब जीन को हम एक प्रोग्राम बोल रहे हैं, तो वो वैसे ही है जैसे सॉफ्टवेयर होता है। जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक प्रोग्राम होता है। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होगी, तो उसमें जो है ना, हर कंप्यूटर का जितना भी प्रोग्राम है, जितना भी सॉफ्टवेयर है, उसे एक एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखा जाता है। एक एल्गोरिदम होता है जिसको फॉलो करने पे ही कोई चीज़ होता है। इवन ये चीज़ एल्गोरिदम वाली, अगर आपने बेसिक कंप्यूटर नहीं पढ़ी तो आप मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे NPN गेट पढ़ रहे होंगे, लॉजिक गेट। तो वो खुद ही जो है कंप्यूटर के लैंग्वेज को आपको बता रहा है, वो एल्गोरिदम बेस ही होता है। तो आपको देखो, मैं एनालॉजी क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि अभी जो है ना, उसको लेके बहुत वो नहीं होना है कि जीन क्या है कैसे नहीं है। मैं आपके लैंग्वेज में चीज़ों को ला रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला एनालॉजी में कि आपके पास एक मेमोरी कार्ड हो। ठीक है, ये जैसे एक मेमोरी कार्ड है। ठीक है, ये एक मेमोरी कार्ड है। तो मेमोरी कार्ड क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। ये एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, ये एक फिजिकल चीज़ है। ये जो है पॉलीमर्स का बना होता है। फिजिकली आप जानते हैं ये पॉलीमर्स का बना होता है। अब इसके अंदर आप कुछ चीज़ों को स्टोर करते हैं। इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई सॉन्ग है X, इस सॉन्ग्स को हम चाह रहे हैं इसमें स्टोर करना, तो हम इसको इसमें कॉपी कर देंगे और ये इसमें आ गया। ठीक है, अब सॉन्ग जो है ये किस फॉर्म में है, आपको ये समझाऊं। जो सॉन्ग है ये किस फॉर्म में है, ये म्यूजिकल नोट्स के फॉर्म में है।
ये म्यूजिकल नोट के फॉर्म में है। पहले क्या हुआ होगा कि एक सिंगर ने, एक जो सिंगर होगा, इस सिंगर ने इस सॉन्ग को सिंग किया होगा, इस गाने को गाया होगा म्यूजिकल नोट के फॉर्म में। और एक जो माइक है, ठीक है, एक जो माइक है, ये कोई माइक है, इसके थ्रू क्या किया गया है कि इस म्यूजिकल नोट को कन्वर्ट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर कन्वर्ट किया गया है आज की डेट में डिजिटल में, ठीक है। डिजिटल का मतलब ये लैंग्वेज जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है, 0 0 या 1 1 इस तरीके से, तो इसको हम डिजिटल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और जब ये सॉन्ग इस फॉर्म में हो गया तो इसको हमने इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है, इसको हमने स्टोर कर दिया इस मेमोरी कार्ड में। अब मेमोरी कार्ड के अंदर ये सॉन्ग पड़ा हुआ है, ठीक है, मेमोरी कार्ड के अंदर ये सॉन्ग पड़ा हुआ है। ये तो देखो पहली बार सिंगर ने गाया था ना। अब यहाँ से आप चाहते हो तो एक हम ये दूसरा मेमोरी कार्ड लेते हैं, ये दूसरा मेमोरी कार्ड है, ये भी मेमोरी कार्ड है, ये मेमोरी कार्ड 2 है, इसमें हम गाने को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसमें भी गाना स्टोर है, वो सॉन्ग यहाँ भी स्टोर है, ठीक है। अब अगर इस गाने को वापस यहाँ, जब इस गाने को आपने स्टोर किया है ना, तो ये जो फॉर्मेट है कि गाने को इस म्यूजिकल नोट से इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल में कन्वर्ट करने को हम कोडिंग ऑफ द सॉन्ग बोलेंगे। इसकी कोडिंग की गई, इसे इस फॉर्म से, ये जो फॉर्म है ये फिजिकल फॉर्म है। ये फिजिकल फॉर्म क्यों है? क्योंकि इसको आप सुन सकते हैं ना, आपका ईयर इसे सुन सकता है, आपका जो सेंसरी ऑर्गन है, आप इससे इस गाने के म्यूजिकल नोट को सुन सकते हैं, लेकिन फिर तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको इसलिए क्या किया गया, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यहाँ स्टोर कर दिया गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोडिफिकेशन। इसकी कोडिंग कर दी गई। अब ये जो कोडेड इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ स्टोर कर दिया गया। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन है इन मेमोरी कार्ड में, इन मेमोरी कार्ड में भी ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है, तो ये कोडेड फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर इसे आप डिकोड करना चाहते हैं, वापस कभी आप गाने को सुनना चाहते हैं, तो इसे हमें डिकोड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस मेमोरी कार्ड को किसी एक डिवाइस में लगाएंगे। ये एक डिवाइस है, और डिवाइस का मेन काम क्या है, जैसे मान लो ये एक टेप रिकॉर्डर है, ठीक है, ये एक टेप रिकॉर्डर है। तो ये गाने को वापस क्या किस में कन्वर्ट करेगा, ये गाने को वापस एक्सप्रेस करेगा किस फॉर्म में, तो आप बोलेंगे ये जो इसका डिजिटल फॉर्म है इसका उल्टा करेगा, इससे वापस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक से ये कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और यहाँ से ये कन्वर्ट होता है साउंड में, और ये साउंड आपको स्पीकर के फॉर्म में, इस तरीके से स्पीकर के फॉर्म में ये साउंड आपको सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो आपका ईयर वापस इसे सुन सकता है, यानी ये वापस किस फॉर्म में आ गया, फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। समझ रहे बात को? इस गाने को वापस कन्वर्ट कर दिया गया फिजिकल फॉर्म में, और अब गाना आपको सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल फॉर्म है ना, ये जो फिजिकल फॉर्म है, इसी को आप सुन सकते हैं। गाना तो तब भी था जब वो इस मेमोरी कार्ड में था, इस मेमोरी कार्ड में था, बट ये आपको सुनाई नहीं पड़ रहा था, जबकि ये इसमें स्टोर था। तो यहाँ इसका स्टोरेज किस फॉर्म में था, यहाँ इसका स्टोरेज एक प्रोग्राम के फॉर्म में था। उसको जो है गाने को एक लैंग्वेज के फॉर्म में कोड कर दिया गया था, जहाँ वो स्टोर था। बिल्कुल इसी लाइन ऑफ आर्गुमेंट को रखते हुए मैं अब आपको जेनेटिक्स में ला रहा हूँ।
और आप ध्यान देंगे कि यही चीज़ें जेनेटिक्स में हो रही हैं। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी सारी हमने ली है ना, ये नेचर पहले से कर रही थी। वही मैं समझा रहा था कि एक्चुअल में बायोलॉजी के पास जो टेक्नोलॉजी है, नेचर की अपनी जो टेक्नोलॉजी है, उसमें वो चीज़ें पहले से है जो अभी आप टेक्नोलॉजी से बना पा रहे हो, जो अभी आप कॉपी करना सीखे बहुत दिनों में, वो पहले से जो है नेचर कॉपी करना जानती है, क्योंकि कॉपी करना ही तो रिप्रोडक्शन है, रेप्लिकेशन। तो चलो खैर उस पे नहीं आते हैं, यहाँ देखते हैं। अब यहाँ जैसे मैं बोलूँ कि जैसे मान लीजिए स्टेम की हाइट एक कैरेक्टर है, ये एक फिजिकल फॉर्म है, ये तो आप जानते ही हो, ये फिजिकल फॉर्म है, आप लेंथ को मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्टेम की हाइट है या फिर फ्लावर का कलर है, कुछ भी हम ले लें, ठीक है, फ्लावर का कलर है, ये एक इंडिविजुअल में है। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल में है। इंडिविजुअल कौन है? जैसे पी प्लांट है। अब पी प्लांट क्या करता है कि ये रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो ये गेमिट्स बनाता है। गेमिट्स क्या होते हैं? गेमिट्स सेल ही होते हैं। जैसे मैं यहाँ बना दूँ कि ये जो है, ये जैसे फीमेल गेमिट n नंबर ओवम, और जैसे स्पर्म सेल मेल गेमिट। ठीक है, ये मेल गेमिट है। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स या ओवम। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर क्या है, तो इनके अंदर देखो, इनके अंदर रखा क्या है, तो इसके अंदर जैसा आपको पता है कि इसके अंदर होते हैं क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम जस्ट लाइक मेमोरी कार्ड है। ठीक है, ये क्रोमोजोम जो है ये मेमोरी कार्ड की तरह है, और इनके अंदर डीएनए लगा है। ठीक है, इनके अंदर एक्चुअल में अभी आपको पता है कि इसमें रियलिटी में यहाँ पे डीएनए होता है, और इन डीएनए के अंदर ही एक्चुअल में स्टोरेज है। तो इन डीएनए के अंदर स्टोर की गई है इंफॉर्मेशन कौन सी? ये दोनों, स्टेम की हाइट और फ्लावर का कलर। तो इसके अंदर कोडेड फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि इसके अंदर स्टेम की हाइट भी पड़ा हुआ है, इसका भी वो पड़ा हुआ है, और फ्लावर का कलर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, फ्लावर का कलर, ये दोनों इंफॉर्मेशन इसके अंदर कोड है, आपको दिख नहीं रही है। अब इससे जो है कन्वर्ट